आयरन मैन 2 कहानी की शुरुआत होती है आयरन मैन 1 की एंडिंग से, जहाँ पर हमने देखा था कि भरी मीडिया के सामने टोनी स्टार्क अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देते हैं और पब्लिकली ये कह देते हैं कि मैं ही आयरन मैन हूँ। और अब हमें एंटन वेनको नाम का एक कैरेक्टर बताया जाता है। एंटन अपने बेटे इवान के साथ में रहते हैं। पहले एंटन हार्वर्ड स्टार्क के साथ काम करा करते थे और एंटन वेनको और हार्वर्ड स्टार्क ने मिलकर ही आर्क रिएक्टर को बनाया था। हार्वर्ड स्टार्क को ये पता चल गया था कि एंटन का प्लान ये है कि ये उस आर्क रिएक्टर को ब्लैक में बेचना चाहता है, इसीलिए हार्वर्ड स्टार्क ने एंटन वेनको को जासूसी के इल्जाम में देश से निकला दिया, जिसके कारण पूरा आर्क रिएक्टर का क्रेडिट हार्वर्ड स्टार्क को मिल गया। जब एंटन को पता चलता है कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है तो ये बात एंटन वेनको को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जिस आर्क रिएक्टर से आयरन मैन को पावर मिलती है वैसा आर्क रिएक्टर एंटन वेनको और हार्वर्ड स्टार्क ने मिलकर बनाया था, लेकिन पूरा क्रेडिट स्टार्क कंपनी को मिल गया। एंटन और उसका बेटा यहाँ पे लाचारों की जिंदगी जी रहे हैं। ये सब होने के कारण एंटन वेनको को हार्ट अटैक आ जाता है, वहीं पर ही एंटन वेनको की मौत हो जाती है। एंटन वेनको की मृत्यु के बाद उसका बेटा इवान एक मिनिएचर आर्क बनाता है जो कि आर्क रिएक्टर की तरह रोबोटिक सूट को पावर दे सकता है। अब हमें कहानी 6 महीने बाद की बताई जाती है और अब टोनी स्टार्क बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए उनके आयरन मैन सूट के कारण। आयरन मैन हमेशा ही चर्चा में रहता है क्योंकि उसने कई बार लोगों की जानें बचाई है। लोगों की नजरों में आयरन मैन एक हीरो बन चुका था और गवर्नमेंट भी कई बार टोनी स्टार्क को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो मशीन टोनी गवर्नमेंट को दे दे और गवर्नमेंट का डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। लेकिन टोनी किसी भी हालत में अपने सूट को बेचना नहीं चाहता था, इसलिए वो गवर्नमेंट के ऑफर को भी रिजेक्ट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जिस चीज के कारण अभी तक टोनी स्टार्क जिंदा है वही चीज अब टोनी स्टार्क की जान लेने वाली है, यानी वो आर्क रिएक्टर। उसके अंदर पलेरियम नाम का एक पॉइजन है और ये पलेरियम धीरे धीरे करके टोनी स्टार्क के शरीर के अंदर फैलता जा रहा है और अभी ये टोनी स्टार्क के शरीर में 24% तक फैला हुआ है। जब ये जहर टोनी स्टार्क के शरीर में 100% तक फैल जाएगा उसके बाद टोनी स्टार्क की मौत हो जाएगी और ये बात टोनी स्टार्क बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए टोनी पेपर को स्टार्क इंडस्ट्रीज का CEO बना देता है और ये बात सुन के पेपर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ पेपर एक वकील को बुलाती है सारे कागजों पे साइन कराने के लिए और टोनी उसे बॉक्सिंग के लिए बुलाता है और हैप्पी के साथ बॉक्सिंग करने को कहता है और हैप्पी वहाँ पर बहुत ज्यादा मार भी खाता है और टोनी सारे कागजों पे साइन करके पेपर को स्टार्क इंडस्ट्रीज का CEO डिक्लेयर कर देता है। और अब हमें मोनाको शहर में टोनी स्टार्क को बताया जाता है और यहीं पर ही इलॉन मस्क की भी एंट्री होती है और वहीं पर ही टोनी स्टार्क और इलॉन मस्क डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे काम करेंगे। और क्योंकि वहाँ पर एक कार रेस भी हो रही थी इसलिए टोनी स्टार्क भी उस कार रेस में पार्टिसिपेट करता है और वहीं पर ही इवान वेनको अपने सूट के साथ आ जाता है और टोनी स्टार्क पे हमला कर देता है और बस टोनी को मारने ही वाला होता है कि इतने में हैप्पी वहाँ आ जाता है और हैप्पी इवान वेनको पे हमला करता है और टोनी स्टार्क को उसका आयरन मैन वाला सूट मिल जाता है। और अब हमें टोनी स्टार्क और इवान वेनको के बीच में फाइट देखने को मिलती है। टोनी बड़ी मुश्किलों के बाद इवान वेनको को हरा देता है और मोनाको की पुलिस इवान वेनको को पकड़ के ले जाती है। टोनी इवान वेनको से मिलने आता है और उसको कुछ सजेशन देता है कि तुम अगर अपने सूट में कुछ रोटेशन बढ़ा देते तो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाती और तुम्हारी स्पीड भी डबल हो जाती और अगर तुमने ये चेंजेस करे होते तो हो सकता था कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी मुझे हरा देती और इससे भी अच्छा ये होता कि तुम इसे गवर्नमेंट को बेच के अमीर बन जाते। और इतना कह के टोनी स्टार्क वहाँ से चला जाता है। इवान देखता है कि उसकी जर्सी का जो नंबर है उसी नंबर का एक क्रिमिनल वहाँ पर आ जाता है और जैसे इवान खाना खाता है उसी खाने में इवान देखता है कि उसके अंदर एक बम रखा हुआ है और इवान समझ जाता है कि उसकी कोई मदद करना चाहता है और फिर इवान वैन को वहाँ पर बम सेट कर देता है और वो दूसरा क्रिमिनल जिसका जर्सी नंबर इवान वैन को जैसा ही था उसको मार देता है, जिससे कि सब लोगों को ऐसा लगे कि इवान वैन को बम ब्लास्ट में मारा गया। बाद में इवान को पता चलता है कि जो इवान की मदद करना चाहता था वो और कोई नहीं बल्कि जस्टिन हैमर था। जस्टिन हैमर हैमर इंडस्ट्रीज का CEO है जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज जैसे ही वेपन्स बनाती है। अब क्योंकि टोनी स्टार्क के पास आयरन मैन वाला सूट है और हैमर इंडस्ट्रीज ने भी बहुत ट्राई करी ऐसा सूट बनाने की और इसी के कारण उनकी सारी कोशिश असफल हो गई। लेकिन इवान वेनको ने बिल्कुल टोनी स्टार्क जैसा ही सूट बनाया है, इसलिए जस्टिन हैमर ये चाहते थे कि इवान वेनको उनकी कंपनी के लिए ऐसा सूट बनाए ताकि हैमर इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट की तरफ से 3 साल का टेंडर मिल जाए। और इवान वेनको के पास भी इसके अलावा और कोई भी चॉइस नहीं थी क्योंकि दुनिया की नज़र में तो वो बम ब्लास्ट में मर चुका है, इसीलिए वो जस्टिन हैमर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ टोनी को जार्विस की मदद से ये बात पता चल जाती है कि इवान वेनको एंटन वेनको का बेटा है और साथ ही साथ उसकी पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है। वहीं पर ही टोनी का फ्रेंड जेम्स आता है। जेम्स आके टोनी को कहता है कि तुमने पब्लिकली ये कहा था कि इस सूट को 20 साल से पहले कोई भी नहीं बना सकता, लेकिन कल ही के दिन
किसी ने ऐसा सूट बनाया और तुम पे हमला भी किया है, लेकिन टोनी इसका जवाब नहीं देता है क्योंकि टोनी की हालत धीरे धीरे करके बिगड़ रही थी और वो जहर टोनी के शरीर में फैलता जा रहा था। अब उसी दिन टोनी का बर्थडे होता है और टोनी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो बर्थडे पार्टी मनाए या ना मनाए, और वहीं पर ही टोनी की असिस्टेंट नताशा आ जाती है। टोनी नताशा से पूछता है कि अगर ये तुम्हारा आखिरी बर्थडे होता तुम क्या करती। नताशा टोनी को कहती है कि मैं जो चाहे वो करती, और टोनी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। टोनी अपने बर्थडे पार्टी में आयरन मैन का सूट पहन के जाता है। वो अपनी पार्टी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है और अपनी आयरन मैन की सूट की पावर से वो कुछ करतब भी दिखाता है, और ये देख के जेम्स को अच्छा नहीं लगता है। जेम्स आयरन मैन का पुराना सूट पहन के आयरन मैन से फाइट करने के लिए आ जाता है, और फिर हमें इन दोनों के बीच में फाइट देखने को मिलती है। एक्चुअली टोनी स्टार्क के अलावा और कोई भी आयरन मैन का सूट नहीं पहन सकता था, लेकिन टोनी ने अपने फ्रेंड के लिए इस सूट को इनेबल कर रखा था क्योंकि वो जानता था कि उसके शरीर में पॉइजन फैलता जा रहा है। टोनी ऐसा चाहता था कि टोनी के जाने के बाद जेम्स आयरन मैन बन के बाकी लोगों की मदद करे। इन दोनों की फाइट के बाद कर्नल जेम्स वहां से आयरन मैन का सूट लेके निकल जाता है और सीधे आर्मी बेस पर पहुंचता है, और जेम्स इसे गवर्नमेंट को दे देता है, और गवर्नमेंट को देने के बाद गवर्नमेंट इस सूट को हथियारों से लेस कराने के लिए इसे हैमर को दे देते हैं। और अब निक फ्यूरी टोनी स्टार्क से मिलने आता है। निक फ्यूरी शील्ड का डायरेक्टर है। निक फ्यूरी के साथ नताशा भी होती है जो कि टोनी की असिस्टेंट है। वहीं पर निक फ्यूरी बताते हैं कि ये तुम्हारी असिस्टेंट ही नहीं बल्कि एक जासूस भी है, और मैंने इसे तुम पे नजर रखने के लिए भेजा था। और क्योंकि नताशा आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क पे नजर रख रही थी तो उसे भी पता चल गया था कि टोनी के शरीर में जहर फैलता जा रहा है, और उसने ये सारी बातें निक फ्यूरी को बता दी। निक टोनी को बताता है कि उसके फादर हार्वर्ड स्टार्क शील्ड के फाउंडिंग मेंबर थे, और निक टोनी को उसके फादर का दिया हुआ सूटकेस भी दे देता है जिसके अंदर से टोनी को एक रिकॉर्डेड टेप मिलती है, और वो टेप हार्वर्ड स्टार्क का होता है। जैसे ही टोनी उसे प्ले करता है तो उसके अंदर हार्वर्ड स्टार्क कहते हैं कि वो इसके अंदर पैलेडियम की जगह किसी और एलिमेंट को यूज करना चाहते हैं, और उन्होंने इसका पूरा डिजाइन भी बना लिया, लेकिन अभी की टेक्नोलॉजी के कारण यानी उस टाइम की टेक्नोलॉजी के कारण वो उसे नहीं बना पाए। लेकिन जो डिजाइन उन्होंने बनाया था वो उसी टेप के अंदर कहीं छुपा हुआ था, और फिर टोनी स्टार्क वो एलिमेंट बना लेता है और उसे अपने आर्क रिएक्टर के अंदर यूज करता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में पॉइजन फैलना रुक जाता है, और अब वो अपने लिए आयरन मैन का एक नया सूट भी बनाता है। दूसरी तरफ इवान वैन को टोनी स्टार्क के बताए हुए सजेशन पे काम करता है और अपने रोबोट को वापस से तैयार कर लेता है। जब इवान वैन को हैमर को बताता है कि उसने जो सूट बनाए हैं वो ना ही उड़ सकते और ना ही हमला कर सकते हैं, जो कि सरासर झूठ होता है, और ये सुन के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इवान वैनको से उसकी सारी चीज़ें ले लेता है और उसको गार्ड के हवाले छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इवान वैनको टोनी को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल को डबल कर दिया है, जिससे कि रोबोट की स्पीड डबल हो गई है। इवान कहता है कि स्टार्क खानदान का असली इतिहास अब सामने आएगा। हार्वर्ड स्टार्क ने हमारे परिवार के साथ 40 साल तक जो किया वो बस 40 मिनट में मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। इतना कह के इवान फोन काट देता है। टोनी उसकी लोकेशन भी ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी फोन काटने के कारण उसकी लोकेशन आधी ही पता चलती है। टोनी समझ जाता है कि इवान वैनको का कनेक्शन कहीं ना कहीं जस्टिन हैमर के साथ है, और अब हमें जस्टिन हैमर को बताया जाता है जो कि अलग अलग रोबोटिक सेनाओं को सबके सामने पेश करता है। और यहाँ पर कर्नल जेम्स भी होते हैं जो कि आयरन मैन के पुराने वाले सूट के साथ होते हैं, और इस सूट को हैमर की कंपनी ने हथियारों से लैस कर दिया है। अब यहाँ पे आयरन मैन की एंट्री होती है। आयरन मैन आते ही जेम्स को कहते हैं कि इन सब लोगों की जान को खतरा है, और इतने में ही इवान वैन को जेम्स के सूट को हैक कर लेता है और आयरन मैन पे टारगेट करता है अपने वेपन से, और जितने भी वहाँ पे हथियारों से लैस रोबोट्स थे उन सभी को इवान वैन को हैक कर लेता है, और वो सारे ही रोबोट की मदद से टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन पे हमला कर देता है। लेकिन सही वक्त रहते आयरन मैन वहां से निकल जाता है। वो रोबोट आयरन मैन पे हमला करने के लिए आयरन मैन का पीछा करते हैं। नताशा जो कि शील्ड के लिए जासूसी का काम करती है, वो अपने तरीके से जस्टिन हैमर से पूछने की कोशिश करती है कि इन सब के पीछे कौन है और वो अभी कहाँ है। हैमर बता देता है कि ये सब काम इवान वैनको का है और वो उसी की कंपनी में है। वहीं पर ही पेपर हैमर को अरेस्ट करवा देती है, और नताशा हैप्पी के साथ उस कंपनी में जाती है, और कंपनी में जाते ही वो सारे बॉडीगार्ड को कुछ ही मिनटों में ढेर कर देती है। और जब वो उस रूम में पहुंचती है जहाँ पे इवान वैनको ने सारे सिस्टम को हैक किया था, वहाँ पे इवान वैनको मौजूद नहीं रहता है। लेकिन नताशा जेम्स के सूट को फ्री कर देती है जो कि पहले ही इवान वैनको ने प्रोग्राम किया था आयरन मैन को मारने के लिए। और क्योंकि जेम्स ने जो सूट पहन रखा था वो पूरी तरीके से फ्री हो गया था, तो आयरन मैन और जेम्स मिलकर सारे ही रोबोट का सामना करते हैं। और अब ये दोनों ही आयरन मैन और इतने सारे रोबोट के बीच में एक फाइट होती है। आयरन मैन जेम्स को झुकने का कहता है और एक ही झटके में सारे ही रोबोट को ढेर कर देता है। जेम्स ये देख के कहता है कि तुम इस हथियार का इस्तेमाल पहले भी तो कर सकते थे, तो टोनी जवाब में कहता है कि इस हथियार का इस्तेमाल यानी इस लेज़र का इस्तेमाल मैं बस एक ही बार कर सकता हूँ।
और अब यहाँ पे एंट्री होती है इवान वेनको की, जो कि अपने रोबोटिक सूट के साथ वहाँ पर आ जाता है। और अब हमें आयरन मैन और इवान के बीच में फाइट देखने को मिलती है, लेकिन इवान वेनको का सूट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जेम्स और टोनी के आयरन मैन वाले सूट पे इवान वेनको हावी हो रहा था और वो दोनों को ही पकड़ लेता है और वो बस उनको मारने वाला होता है कि टोनी और जेम्स अपने हाथों से एक दूसरे की तरफ लेज़र छोड़ते हैं और वो दोनों ही लेज़र बीच में आके टकराती है। जहाँ पर इवान वेनको खड़ा था वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इवान वेनको की वहीं पर ही मौत हो जाती है। टोनी यहाँ पर नोटिस करता है कि हर रोबोट के अंदर एक बम लगा हुआ है। फिर टोनी वहाँ से सीधे पेपर के पास जाता है क्योंकि वहाँ पर भी एक रोबोट मौजूद था। टोनी पेपर को लेके सीधे हवा में जाता है और वहाँ पे सारे ही रोबोट ब्लास्ट कर जाते हैं। और अब हमें निक फ्यूरी को बताया जाता है, जो कि टोनी स्टार्क से बात कर रहे होते हैं। वो टोनी स्टार्क को कहते हैं कि द एवेंजर्स के लिए आयरन मैन को तो अप्रूवल मिल गया है, लेकिन टोनी स्टार्क को अप्रूवल नहीं मिला है। यानी टोनी को द एवेंजर्स में एक सलाहकार के रूप में ही काम करना होगा और टोनी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद उसे सम्मानित किया जाता है क्योंकि उसने कैलिफोर्निया के लोगों की जान बचाई। और यहीं पर ही इस कहानी का अंत हो जाता है। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि थॉर का हथौड़ा मैक्सिको में आके गिर गया है और थॉर का हथौड़ा यहाँ पर कैसे आया ये जानने के लिए हमें थॉर मूवी को देखना होगा। और अगर आपने वो मूवी अभी तक नहीं देखी है तो स्क्रीन पे क्लिक करके आप उस मूवी को देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।